नमस्कार दोस्तों, बेस्ट वे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो में कोशिका चक्कर का पहला जो भाग है विरामावस्था उसको पूरा कर चुके थे, जिसके अंदर हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। उनका हम फुल डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कोशिका चक्कर का जो दूसरा पार्ट है, भाग है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, हिंदी में बोला जाता है केंद्रक विभाजन। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो केंद्रक विभाजन होता है, यह केंद्रक विभाजन कोशिका चक्कर की सबसे छोटी अवस्था होती है। केंद्रक जो विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस, ये कोशिका चक्कर की सबसे छोटी अवस्था, यानी कि विराम अवस्था, केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन, इनमें से सबसे कम जो टाइम पीरियड लगता है वो किस में लगता है? केंद्रक विभाजन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 घंटे का समय ही लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 1 घंटे का ही समय लगता है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर क्या हो जाता है? केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक 2 भागों के अंदर बंट जाता है। तो कोशिका चक्कर की सबसे छोटी अवस्था पूछा जाए तब आपको क्या बताना है? या आपको बताना है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, कोशिका चक्कर की सबसे छोटी अवस्था, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड है वो सिर्फ 1 घंटे का ही लगता है। और जो केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया है, केंद्रक विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। प्रोफेज जिसको हम पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज जिसको हम मध्यावस्था कहते हैं, एनाफेज जिसको हम पश्चावस्था कहते हैं, टिलोफेज जिसको हम अंत्यावस्था कहते हैं। केंद्रक विभाजन को 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। अब हम इम्पोर्टेंट अध्ययन करने जा रहे हैं, वो कौन सी है? प्रोफेज प्रावस्था। प्रोफेज, प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या है? ये केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था, वेरी मोस्ट लाइन। केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था पूछा जाए, केंद्रक, मैं क्या बोल रहा हूं, केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था। केंद्रक विभाजन में केवल कितने घंटे का टाइम लगता है? 1 घंटे का। उस इस जो केंद्रक विभाजन, उसके अंदर 4 प्रावस्थाएं थी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। उनमें से भी लंबी कौन सी है? प्रोफेज, याद रखना है। तो ये केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। और इसके अंदर होता ही क्या है बच्चों? इसके अंदर होता क्या है, जैसे ये कोई कोशिका है और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? जो विद्यार्थी है बायोलॉजी के, वो तो समझ रहे होंगे आसानी से। इसके अंदर एक जाल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल है, ये प्रोफेज के अंदर धीरे धीरे क्या होने लगता है? संघनित होने लगता है। संघनित होने का मतलब है इसमें से जल की मात्रा है वो हटने लगती है और ये गाढ़ा होने लगता है। और ये क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमो में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के रूप में दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। वो क्रोमेटिन जाल है वो क्या होगा? संघनित होगा और वो धीरे धीरे किसका रूप लेगा? क्रोमोसोम का, गुणसूत्रों का रूप लेगा। ये क्रिया कहाँ हो रही है? प्रोफेज के अंदर हो रही है। और इसमें और क्या होता है प्रोफेज के अंदर? तो मैं इसको मिटाकर वापस ले रहा हूं। और क्या होता है प्रोफेज के अंदर? ये केंद्रक है। और क्या होता है प्रोफेज के अंदर? आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखें। मैंने उसमें बताया था कि G2 जो फेज होती है उसके अंदर एक सेंट्रोसोम होता है। वो कितने सेंट्रियोल्स के अंदर बनता था? 2 सेंट्रियोल्स के अंदर बनता था। वो जो सेंट्रियोल्स यानी कि तारक केंद्र है 2, वो तारक केंद्र है, वो इससे प्रोफेज के अंदर क्या करते हैं? विपरीत ध्रुवों की तरफ, एक इस ध्रुव की तरफ जाएगा,
एक इस ध्रुव की तरफ जाएगा, यानी कि ये ध्रुव इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा। यानी कि सेंट्रोसोम के विभाजन से जो दो पुत्री सेंट्रियोल्स बने थे जिट्टू अवस्था के अंदर, वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यानी कि एक तो इधर जाएगा सेंट्रियोल और एक इस साइड की तरफ जाएगा, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। और क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका गुण है वो आपको जरूर याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, जो केंद्रक है, इस केंद्र के अंदर एक छोटी सी संरचना और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रिक। क्या कहते हैं, केंद्रिक। तो प्रोफेज अवस्था में जो केंद्रिक होती है, ये अंदर वाली, ये दिखाई दे रही है आपको, ये केंद्रिक, और केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली जो झिल्ली है, ये जो ये केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली क्या है, ये झिल्ली, ये दोनों विलुप्त होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, विलुप्त, यानी कि गायब हो जाएंगे। कौन सी अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में। आपको पूछेंगे कि केंद्रक विभाजन की कौन सी परावस्था के अंदर केंद्रिक और केंद्र की ये झिल्ली विलुप्त होने लगते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, तो आपको बताना क्या है, प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होता है, प्रोफेज अवस्था के अंदर, प्रोफेज अवस्था के अंदर केंद्रिक जो केंद्र के अंदर पाई जाती है वो गायब हो जाएगी, और केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली जो केंद्रक झिल्ली होती है, तो ये झिल्ली दिखाई दे रही है आपको, ये केंद्रक झिल्ली भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, याद रखना है। और और प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या नाटक होता है, जो सेंट्रिओल्स होते हैं, सेंट्रिओल से तारा रेशमियां निकलना प्रारंभ हो जाती है। सेंट्रिओल से क्या निकलना प्रारंभ हो जाती है, इस प्रकार की संरचनाएं, ये सेंट्रिओल्स यानी तारक केंद्र दो होते हैं, उनसे इस प्रकार की संरचनाएं निकलना शुरू हो जाती है, जिनको हम तारा रेशमियां कहते हैं, जिनको विज्ञान की भाषा में एस्ट्रल रेज कहा जाता है। एस्ट्रल रेज कहा जाता है। एस्ट्रल क्या कहा जाता है, रेज कहा जाता है, ये निकलना प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखना है, सेंट्रियोल से तारा रेशमियां किससे निकलेगी बच्चों, सेंट्रियोल से, सेंट्रिओल्स, इस सेंट्रियोल जिनको हम तारक केंद्र कहते हैं, इनसे क्या निकलने लग जाती है, एस्ट्रल रेज निकलने लग जाती है। कौन सी परावस्था के अंदर, तो आपको बताना है प्रोफेज के अंदर। कौन सी में, प्रोफेज के अंदर। अब हम आगे देखेंगे मेटाफेज। क्या देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, मेटाफेज देखेंगे, जिसको हम मध्यावस्था कहते हैं। इसको भी ध्यान से सुनना है। मेटाफेज है वो क्या होती है, मेटाफेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी जो गुणसूत्र होते हैं मेटाफेज में, कोशिका की मध्यवर्ती प्लेट पर विषुवत-रे के तल में उपस्थित हो जाते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। सभी गुणसूत्र है वो कोशिका के किस प्रकार में, चित्र बनाकर बताता हूँ आपको। इस प्रकार ये जो गुणसूत्र होंगे, ये एक मैं प्लेट ले लेता हूँ, इसके अंदर ये, हाँ, ये इसको हम, जो मैंने लाइन बनाई है, इसको हम बोलेंगे ये मध्यवर्ती प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती प्लेट कहते हैं, मध्यवर्ती प्लेट कहते हैं। अब आप बोलोगे इसमें से केंद्र कहाँ चला गया, तो मैंने प्रोफेज में क्या बताया था भाई, केंद्रिक केंद्र की झिल्ली विलुप्त हो जाती है तो आनुवंशिक पदार्थ पूरा पूरा कोशिका ध्रुवीय के अंदर आ चुका है। तो होता है क्या, इसके अंदर जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं, इस प्रकार पूरे पूरे गुणसूत्र है वो व्यवस्थित हो जाते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। तो सभी गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम हैं, वो कोशिका की मध्यवर्ती प्लेट पर, जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा होती है, उसी प्रकार विषुवत रेखा के तल में उपस्थित हो जाते हैं। इसे मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इसको हम हिंदी के अंदर मध्यवर्ती प्लेट कहते हैं। और क्या होता है इसके अंदर मेटाफेज में, जो तर्कु तंतु होते हैं, तर्कु तंतु कहाँ से आएंगे, सेंट्रियोल से। यहाँ से जो तर्कु तंतु होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर इस चीज को कहते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ देखें। सेंट्रोमियर
जो ये बीच में गहरा भाग दिखाई दे रहा है अर्ध गुणसूत्रों को जोड़ने वाला, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इससे क्या होगा, ये जो तारक का ये यहाँ से तरकु तंतु निकलेंगे और ये तरकु तंतु यहाँ बीच में जाकर जुड़ेंगे, यानी किससे जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक लंबे, मोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात निकल कर आ रही है इसके अंदर कि जो वो मेटाफेज होती है, कौन सी उपावस्था, मेटाफेज। इस मेटाफेज के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो लंबे होते हैं, इस प्रकार लंबे होते हैं काफी, इस प्रकार। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस अवस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक एक तो लंबे होते हैं और ये मोटाई में काफी होते हैं, लंबाई में काफी होते हैं और मोटे भी काफी होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए जो गुणसूत्रों का अध्ययन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी उपावस्था में किया जाता है, मेटाफेज उपावस्था के अंदर किया जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। गुणसूत्रों का अध्ययन है वो मेटाफेज उपावस्था के अंदर किया जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्र है वो सबसे अधिक लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। और एक अच्छी बात ये निकल कर आ रही थी कि मेटाफेज, इसको मेटाफेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जो गुणसूत्र है 46 के 46 वो कोशिका की मध्यवर्ती प्लेट पर विषुवत रे के तल में उपस्थित हो जाते हैं, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो ये होती है मेटाफेज अवस्था। और मेटाफेज के बाद में जो अवस्था उपावस्था आती है उसका नाम है एनाफेज। अब हम पढ़ेंगे एनाफेज। कौन सी पढ़ेंगे, एनाफेज। एनाफेज क्या होती है, तो शुरू करते हैं एनाफेज को। ये क्या होती है, ये समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। ये समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है, ये ध्यान रखना आपको। जो प्रोफेज होती है ये केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है और एनाफेज को ध्यान रखना, ये केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, ये ध्यान रखोगे आप। लंबी होती है प्रोफेज, छोटी होती है एनाफेज। इसके बाद में क्या होता है कि एनाफेज, एक तो ये बात हो गई एनाफेज के बारे में, ये जो केंद्र विभाजन है उसकी सबसे छोटी अवस्था होती है, भ्रमित नहीं होना है, ये केंद्र विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। आगे देखते हैं, तरकु तंतुओं के कारण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये कोशिका है और ये इस प्रकार मध्यवर्ती प्लेट थी, यहाँ पर गुणसूत्र थे। तो मैं एक गुणसूत्र के द्वारा ही बताता हूँ, ये इसका सेंट्रोमियर था और ये तारक केंद्र जिनसे तरकु तंतु निकले थे ये यहाँ पर आकर जुड़े थे सेंट्रोमियर से। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर तरकु तंतुओं के कारण जो गुणसूत्र हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। क्या होता है इसके अंदर, तरकु तंतुओं के कारण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, खींचने लगते हैं, बीच में से यहाँ से टूट जाते हैं और खींचने लगते हैं ध्रुवों की ओर और अंत तक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जो आधा आधा भाग होता है गुणसूत्रों का इस प्रकार, वो कहाँ चला जाता है, विपरीत ध्रुवों की तरफ चला जाता है। अब हम बात करेंगे जो ये तरकु तंतु होते हैं ये क्या होते हैं। तो जो तरकु तंतु होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, तरकु तंतु है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं तरकु तंतु, 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है उनको हम बोलते हैं सतत तंतु, कंटिन्यूस फाइबर। ये जो तंतु होते हैं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक केंद्र के समस्त भाग में फैले रहते हैं, सपोर्ट का कार्य करते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, ये तरकु तंतु। तो इनको जो मैंने क्या बोला था, ये तंतु है ये एक ध्रुव से, ये एक ध्रुव हो गया, ये दूसरा ध्रुव हो गया, ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक केंद्र के समस्त भाग में फैले रहते हैं और सपोर्ट यानी कि सहारा देने का काम करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं। कौन से,
शततंतु तंतु। ये कहाँ से कहाँ तक फैले रहते हैं? एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैले रहते हैं। इस प्रकार दूसरे टाइप के तंतु होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोमल तंतु। ये तंतु होते हैं, ये ध्रुव से गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर तक फैले रहते हैं। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक है? ध्रुव से कहाँ से कहाँ तक है? ये ध्रुव से गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर तक फैले हुए हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये ध्रुव से गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर तक फैले रहते हैं। इनको क्रोमोसोमल तंतु कहा जाता है। ये गुणसूत्रों को ध्रुवों की तरफ खींचने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? ये है ना, ये जो गुणसूत्र है इनको इनको किस तरफ खींचेंगे? ध्रुवों की तरफ खींचेंगे। इनको किस तरफ खींचेंगे? ध्रुवों की तरफ खींचेंगे। थोड़ा मैं इनको हटा देता हूँ। हाँ, अब आगे देखिए, जो तीसरा टाइप था वो क्या था? क्षेत्रात्मक तंतु, यानी कि इनको बोला जाता है इंटरजोनल फाइबर। ये अलग होते हुए दो क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर्स के बीच स्थित होते हैं। ये देखो बीच में जो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इनको क्षेत्रात्मक तंतु बोला जाता है, इंटर जोनल फाइबर। ये अलग होते हुए दो क्रोमेटिड, यानी कि क्रोमेटिड का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र। तो अर्ध गुणसूत्रों के जो सेंट्रोमियर्स होते हैं उनके बीच स्थित होते हैं दोनों के। और ये तंतु संततिक गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर धक्का पुश देने का कार्य करते हैं, धक्का देने का कार्य करते हैं, ताकि जो क्रोमेटिड हैं वो आसानी से ध्रुवों की तरफ चले जाएं। तो ये जो हमने पढ़ा वो किस में पढ़ा था? एनाफेज के अंदर पढ़ा था। किसके अंदर पढ़ा था? एनाफेज के अंदर पढ़ा था। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सी? टीलोफेज। कौन सी? टीलोफेज, जिसको हम अंत्यावस्था कहते हैं। ये प्रोफेज की उल्टी होती है, याद रखना है। ये किसकी उल्टी होती है? प्रोफेज। जो नाटक प्रोफेज में हो रहा है उसका उल्टा नाटक किसमें होगा? टीलोफेज के अंदर होगा। तो इस प्रावस्था में सभी परिवर्तन जो प्रोफेज अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के विपरीत होते हैं, इसलिए इसे रिवर्स प्रोफेज, रिवर्स का मतलब बैक, रिवर्स प्रोफेज इसको कहा जाता है। आरपी, इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण मैंने बता दिया। इस अवस्था में क्या होता है? प्रोफेज अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन है उसके विपरीत होते हैं। जो भी परिवर्तन होगा वो प्रोफेज के विपरीत होगा। कैसे विपरीत, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है? जैसे प्रोफेज के अंदर केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई थी, वो वापिस पुनः प्रकट हो जाती है, यानी कि दिखाई देने लगती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिक दिखाई देने लगती है, और केंद्रक के चारों ओर क्या दिखाई देने लगती है? केंद्रक झिल्ली दिखाई देने लगती है। इसलिए वापिस उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण मैंने बता दिया है। केंद्रिक तथा केंद्रक झिल्ली है वो प्रकट होने लगती है। पुत्री सेंट्रियोल अपनी समान संतति उत्पन्न कर पुनः सेंट्रोसोम बनाते हैं। जो पुत्री सेंट्रियोल थे वो अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं, और क्या बनाते हैं? वापिस सेंट्रोसोम बनाते हैं। और जो तर्कु तंतु है विलुप्त होने लगते हैं इस अवस्था के अंदर, टीलोफेज के अंदर। जो तर्कु तंतु है, क्योंकि अब उनका काम ही नहीं रहा है, गुणसूत्रों को ध्रुवों की तरफ खींच लिया गया है, तो फिर तर्कु तंतुओं का क्या काम? उनको विलुप्त होना है वापस। और गुणसूत्र फैलकर वापस क्या बनाने लग जाते हैं? क्रोमेटिन जाल। प्रोफेज के अंदर संघनन हुआ था, और टीलोफेज के अंदर उल्टा काम होगा, और जो गुणसूत्र है वो फैलकर लंबे पतले और धागेनुमा होकर पुनः वापस इस प्रकार का क्या बना लेते हैं? क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, भाई टीलोफेज अवस्था के अंदर कितने केंद्रक दिखाई देंगे? तब आपका उत्तर 2 होना चाहिए, क्योंकि टीलोफेज अवस्था में केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ध्यान रखोगे। तो हमने जो केंद्रक विभाजन है, कोशिका विभाजन, कोशिका जो चक्कर होता है उसके 3 भाग थे, विरामावस्था, केंद्रक विभाजन, कोशिका विभाजन। उसके 2 हम पार्ट पूरे कर चुके हैं। विरामावस्था और केंद्रक विभाजन को हम पूरा कर चुके हैं। विरामावस्था के अंदर हमने जीवन, एस फेज और जी2 फेज पढ़ी थी, और केंद्रक विभाजन के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन उपावस्थाओं में क्या घटनाक्रम होता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कोशिका विभाजन, साइटोकाइनेसिस लेकर आएंगे, जिसके अंदर 2 विधियां होती है, एक सेल फ्यूरो मेथड, एक सेल प्लेट मेथड। वो हम आगे के वीडियो में लेकर आएंगे, और आगे के वीडियो में हम समसूत्री विभाजन के जो महत्व है, भाई इनका क्या महत्व है,
वो भी लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।